नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली गए थे। वहां उनकी तमाम वर्ल्ड लीडर से मुलाकात हुई। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता में टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के मसले पर भी बात की। G7 सम्मेलन की एक फैमिली फोटो इस वक्त काफी चर्चाओं में है, जिससे साफ जाहिर होता है कि G7 का सदस्य ना होते हुए भी भारत का दबदबा कायम है। दुनिया भर के नेताओं ने 14 जून की रात G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच राष्ट्र सत्र में एक फैमिली तस्वीर खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, इटली में G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ। इटली में मोदी के दबदबे और G7 से भारत को क्या हासिल हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। तो जिस तरह का दबदबा G7 में देखा गया, उसका सदस्य ना होते हुए भी, तो इसके क्या है मायने? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल एक सही बात कही और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप वो तस्वीरें दिखाएं कि तमाम लीडर्स खड़े हैं, बीच में कौन खड़ा है, कौन है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? ये है भारत। इस पे हर भारतीय का कलेजा जो है वो गर्व से जो है चौड़ा हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं 56 इंच का सीना। ये इसलिए बताना जरूरी है कि लोग इतनी ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी से घृणा करते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, उससे भी इनको पीड़ा हो जा रही है, पीड़ा हो जा रही है। क्या कहा था इस इटली के विजिट के पहले जयराम रमेश, ये शख्स जो एक मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकता, मोहल्ले का चुनाव जीतने की औकात नहीं है इस जयराम रमेश में। ये गांधी परिवार का चमचागिरी कर करके ये राज्यसभा में पहुंचता रहा है। जनता के आशीर्वाद से कभी उसने कुछ हासिल नहीं किया। एंड इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जा तो रहे हैं लेकिन साख खत्म हो गई है, उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है। ये तस्वीर जो है जयराम रमेश के जो ट्विटर है, जो एक्स है, उसके ऊपर सबको शेयर करना चाहिए और पूछना चाहिए कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी जिंदगी में ठीक नहीं है। रोते जागते हंसते खेलते 24 घंटे आपके दिमाग में जो है मोदी बसा हुआ है। भगवान को इतना याद कर लोगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा भाव जो है घृणा का है। तो ये जो है मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह के लोग हो गए। क्या किया प्रधानमंत्री ने वहां? प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने एक नैरेटिव रख दिया वहां कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व अभी संपन्न हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जीत के आया हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा डेमोक्रेसी की जीत हुई है। और मैं बार बार कहता हूं, ऊपर वाला इस देश को बचाता है। अगर 400 पार कर गए होते, पूरी दुनिया में चाहे वो सब कुछ तैयार था, मसाला तैयार था कि बहुत खराब तरीके से हार गया विपक्ष, तो हम हिंदुस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते। लेकिन अब तो तारीफ हो रही है इलेक्शन कमीशन की। अब मैंने इसलिए कहा, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है इस देश में। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री ही रहे। जितने मजबूत पहले थे वो इतने मजबूत आज भी हैं। जिन लोगों की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, वो 2 साल के बाद उनका इलाज हो जाएगा। उनको समझ में आ जाएगा कि क्या फेक नैरेटिव आप लोगों ने क्रिएट किया था। जस्ट सी हिम हाउ ही वर्क्स। और मजबूती में भी कोई कमी नहीं। अब कोई ये भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि यहां पे तानाशाही है, तो डिक्टेटरशिप है, तो यहां पे बोलने नहीं दिया जाता, तो ये नहीं करने दिया जाता। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। और वहां जाकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, दुनिया में अभी लड़ाई तो इसी बात की है कि जो हमारा समाज है, नेशन स्टेट्स,
Will they be governed through democratic ethos, democratic institutions, democratic values, या फिर हम सोशलिस्ट बना दें चाइना टाइप का? चाइना का मॉडल, चाइना का अपना एजेंडा है कि 2047 तक पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का प्रचार प्रसार कर देंगे। उसी तरीके से जिहादियों का भी एक एजेंडा है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम रहेगा और शरिया लागू किया जाएगा। तो तीन ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन अकेला लड़ रहा है, यह भी जो है पूरी दुनिया में ये वामपंथी और जिहादी ये दोनों मिलके डेमोक्रेटिक कंट्रीज के ऊपर हमला कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। वहां वो बात कर रहे हैं किस चीज की, कि पूरी दुनिया में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो गवर्नेंस में, जिससे फायदा हो। उन्होंने साफ साफ डिक्लेयर किया कि हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है कि 2047 तक भारत को एक विकसित मुल्क बनाना है और किसी को भी पीछे छोड़ के नहीं। हिंदुस्तान के हर जनता को मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के स्टेटस पर लेकर के आना है, उनकी जिंदगी को सुधारना है और 2047 तक भारत एक विकसित मुल्क बन के आएगा। ये उन्होंने मैसेज दिया। पता नहीं ये सब लोगों को मालूम है। और ये देखिए यहां पे ये बात चल रही है कि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। ये कितना 80, 85, 90 साल, कितने साल के ये खड़गे, इनको अभी तक इतनी उम्र होने के बावजूद भी पॉलिटिकल माने वो उनको समझ में नहीं आता। कर्नाटक में कहने की सरकार जाने वाली है, बताइए, सरकार गिरने वाली है। यहां देश किस ओर निकल रहा है? आप सवाल करते ना, मैं भी कुछ बोल दूंगा तो बहुत सारे कांग्रेसियों को जो दिक्कत हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं और एक मनमोहन सिंह थे। बहुत सारे लोग मनमोहन सिंह से कंपेयर, मैं तो कभी कंपेयर ही नहीं करता, करना चाहता भी नहीं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को कलंकित किया मनमोहन सिंह ने। जो व्यक्ति एक मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकता, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वो मुखिया कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? किसी से पूछ लीजिए, बड़े बड़े कांग्रेसी आजकल सोशल मीडिया में बड़े, कि भाई वो पार्लियामेंट में थे, राज्यसभा में, मनमोहन सिंह किस राज्य से थे? राज्यसभा में लोग अलग अलग राज्य से चुन करके आते हैं। आपको मालूम है? नहीं मालूम है। ये बड़े बड़े कांग्रेसी से पूछिएगा कि बड़ा चौधरी बनते हैं ये लोग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट ऐसे थे कि डबल डिजिट में हमारा महंगाई जा रहा था, है, बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। इकोनॉमिस्ट तो वो थे, लेकिन बजट बनाने की ताकत नहीं थी उसमें। चिदम्बरम पूछता भी नहीं था कि बजट में क्या होगा नहीं होगा। वो सोनिया गांधी को रिपोर्ट करता था और बजट बना करके दे देता था। प्रधानमंत्री पेंडुलम बने हुए थे उधर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब पढ़ी है, उनके ही मीडिया एडवाइजर ने किताब लिखा, संजय बारू ने, कि वो तो एकदम बिल्कुल निर्वीर प्रधानमंत्री, कुछ औकात ही नहीं, चपरासी से भी बदतर। कई बार चिट्ठी लिखते थे वो अलग अलग मंत्रालय को कि आप लोग कोई फैसला ले रहे हो, वो फैसला कम से कम पीएमओ को बता के लिया करें। फैसला लेने के बाद हमें जानकारी दे दें, हमें पता नहीं चलता है। ऐसा देश चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं वो ही इज अ ब्लैक स्पॉट, वो कलंक है। भाई देश में ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो अपना मंत्रिमंडल तय नहीं कर सकता कि किस मंत्री को क्या कौन सा पद दिया जाए। भाई अभी तो गठबंधन की सरकार है, किसी की हिम्मत पड़ी क्या कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा? कमजोर प्रधानमंत्री है। तो आप जो है वो सरकार गिरने वाली है तो ये करने, मुझे लगता है कि तो इन लोग को उस तरह की आदत पड़ी हुई है, कमजोर लिपलिपासा, जो अपने आप पे खड़ा नहीं हो सकता, अपना कोई स्टैंड नहीं ले सकता।
तो एक प्रधानमंत्री वो थे, तो उसका क्या असर होता था? असर ये होता था कि मनमोहन सिंह भी खूब जाते थे विदेश। जब तो आप पूछते ना, भाई क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया? विदेश यात्रा पे गए तो क्या आपने हासिल किया? तो मालूम चलता था कि कमजोर देश गए तो और कुछ गवा के आए, और जो मजबूत देश में गए वहां और कुछ सरेंडर करके आए। और ऐसा विदेश मंत्रालय शर्म शेख में जो है, हमने ऑलमोस्ट कबूल कर लिया कि पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हम लोग करवाते हैं। शर्म शेख में भाई कोई बताएगा? नहीं बताएगा। आप ये समझ लीजिए, यूक्रेन क्राइसिस हुआ, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए, भारत बचा रहा, भारत फायदा उठा लिया। हम लोगों ने रूस से, यूपीए की सरकार होती ना, हम रूस से 1 लीटर भी ऑयल खरीद नहीं पाते, डर के मारे। मनमोहन सिंह 2 ही बार जिद पे अड़े थे, वो दोनों अमेरिका की वजह से। न्यूक्लियर डील होगा या नहीं होगा, सरकार जाने वाली थी, उन्होंने कहा कि नहीं, न्यूक्लियर डील होगा, चाहे वो सरकार चली जाए तो चली जाए। तो बहुत सारे लोग, विपक्ष में लोग, बीजेपी वाले लोगों ने फिर कहा कि भाई चलो भाई कर लो इसको। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री कोई अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं और ये लोग लगे हुए हैं किस चीज में? मेलोडी में जो है बढ़ाने में लगे हुए हैं, है ना। बट आई मस्ट से, ट्विटर पे इतना गंदगी, ये इस तरीके से आप जो है टू नेशन ऑफ, मैंने हेड ऑफ द नेशन को जो है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इस तरीके से आप पेश कर रहे हो, कितनी सौम्यता से और कितने सिविलाइज तरीके से और कितना लाइट कर दिया मेलोनी और प्रधानमंत्री ने एक वीडियो पोस्ट करके, उन लोगों को धन्यवाद देते हुए कि अच्छा मजाक तुम लोगों ने किया। राहुल गांधी का एक तस्वीर ऐसा निकाल दो तो हर टीवी चैनल पर जाकर के कांग्रेसी जो है वो गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, एक मजाक इस तरह का कोई कर दे तो। लेकिन है तो देखिए, ये जो प्रधानमंत्री ने अभी शुरुआत की है, अभी प्रधानमंत्री का 2-3 दौरा होना है, अभी वो शी जिनपिंग से भी मिलेंगे कजाकिस्तान में, फिर अभी वो न्यूयॉर्क भी जाएंगे, रूस का भी है। अभी आप देखते जाइए, ये जितने जो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जो बैठे हुए हैं ना, मोदी वीक हो गए, कमजोर हो गए, साख खत्म हो गई, ये सब दे विल हैव टू ईट देयर वर्ड्स। चलिए, और तमाम जानकारी और इस सटीक विश्लेषण के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के नेताओं से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री और G7 शिखर सम्मेलन की मेजबान जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। खास बात यह है कि इटली की पीएम ने भारतीय अंदाज में नमस्ते करके पीएम मोदी का स्वागत किया और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो भारत की बढ़ती ताकत का भी एहसास कराता है। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को देखते रहें। नमस्कार।